नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश चौरसिया। आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचर गाइड पर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वह अत्यंत ही क्लिष्ट है, जो बोधगम्य नहीं है। तो उसी संविधान की प्रस्तावना को आज हम बहुत ही आसान ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसे किसी भी प्रकार की पुस्तक को जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उस पुस्तक के सबसे प्रथम पृष्ठ पर एक प्रस्तावना का उल्लेख रहता है, जिसमें उस पुस्तक से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं पूरी तरीके से उसमें लिखी रहती हैं, और उस पुस्तक को बनाने का क्या उद्देश्य है उसको उसमें मेंशन किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना भी है। हमारे संविधान को जब आप अपने संविधान को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जैसे ही आप प्रथम पृष्ठ पर पहुंचेंगे तो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिखाई देगी। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल भी कहा जाता है। तो अन्य पुस्तक की प्रस्तावना के बाद संविधान की प्रस्तावना भी संविधान में वर्णित संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो उसके क्या निहितार्थ हैं, उन सब का ये जो है एक मार्गदर्शन करती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की आत्मा है, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा है। और इसी तरीके से के एम मुंशी ने इसे भारतीय संविधान की जन्मपत्री कहा है, तो किसी ने इसे वृद्धावस्था की डायरी कहा है। तो इस प्रकार से बहुत संविधानविदों ने, बहुत बड़े बड़े विचारकों ने इसे विभिन्न नामों से इसे इंगित किया है। जैसे कि NN पालकीवाला ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र होने का अर्थ यह है कि यदि हम संविधान की प्रस्तावना को ठीक ढंग से समझें और उसे पढ़ें तो हम देखते हैं कि संपूर्ण संविधान को बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं के क्या उद्देश्य थे और वो किन उच्च आदर्शों को हमारे संविधान में स्थापित करना चाहते थे, उसकी एक झलक दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोक से होता है और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते पर है, इस पर जाकर समाप्त होता है। और इनमें अलग अलग शब्द हैं और सभी शब्दों के अपने मायने हैं। जैसे दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि हम भारत के लोग। तो यहाँ पर हम भारत के लोग का सीधा तात्पर्य यह है कि इस भारतीय संविधान के द्वारा जो दी गई शक्तियां हैं उनका केंद्र बिंदु कौन है। तो निसंदेह उनका केंद्र बिंदु कौन है? हम भारत के लोग, यानी संपूर्ण शक्तियों का स्रोत कौन है? भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता है। दोस्तों, भारत के लोग जो शब्द है, संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इसकी शुरुआत किससे की जाए। तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत ईश्वर से की जाए, मुसलमान धर्म को मानने वालों ने कहा अल्लाह से की जाए, इसी तरह किसी ने कहा ईसा से की जाए। परंतु जब भी कभी डिबेट होती थी किसी विशेष मुद्दे पर तो भारतीय संविधान सभा सबसे अंतिम में राय जानने का प्रयास करती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। तो भीमराव अंबेडकर से एज यूजुअल उनसे पूछा जाता था लास्ट में, तो उन्होंने कहा किसी भी ईश्वर, किसी भी धर्म के प्रतिनिधि का नाम लेने की अपेक्षा सबसे बेहतर है कि इसकी शुरुआत हम भारत के लोगों से की जाए। इसके बाद हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात हम भारत के लोग प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं किस प्रकार से हम अपने भारत का निर्माण करना चाहते हैं और हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत अपने गृह नीतियों और विदेश नीतियों को बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के पूर्व हमें यह संप्रभुता नहीं प्राप्त थी। हमारी यह संप्रभुता ब्रिटिश के पास गिरवी थी। ब्रिटेन की सरकार ही हमारे लिए नियम कानून बनाती थी और सर्वोच्च आदेश जो होता था ब्रिटिश की सरकार ही देती थी। इसलिए हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, परंतु वर्तमान समय में हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपनी गृह नीतियों और विदेश नीतियों को बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और
अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था उसको अनुच्छेद 370 वहां से हटाया गया, तो कुछ विदेशी शक्तियों ने कहा कि आपने ये गलत किया, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारी संप्रभुता है, यानी कि हम संप्रभु राज्य हैं और अपनी गृह नीति विदेश नीति को बनाने में पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, और सबकी बोलती बंद हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वह समाजवादी। समाजवादी शब्द का यह अर्थ है कि समाजवादी का मतलब है कि जो सबका है वह समाजवाद है, अर्थात जो सबका है वह समाज है, समाजवाद है, और जो किसी व्यक्ति विशेष का है वह पूंजीवाद है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि समाजवाद का लक्ष्य यह है कि जो भी संसाधन हैं देश में उपलब्ध, उन संसाधनों के उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण होगा, और साथ ही साथ जो भी संसाधन का संकेंद्रण किसी व्यक्ति विशेष के पास यदि होगा, यदि कोई व्यक्ति अधिक अमीर होता चला जा रहा है, उसके पास धन का संकेंद्रण होता चला जा रहा है, तो सरकारें क्या करेंगी, उससे पैसा टैक्स के रूप में वसूलेंगी और गरीबों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बांट देंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजवादी राज्य वह राज्य है जहां उत्पादन व वितरण पर राज्य का नियंत्रण होता है। इसके पश्चात है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का सीधा अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। देखिए, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य है, परंतु आपको ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बहुत बड़ा अंतर होता है। धर्म निरपेक्ष का मतलब, भारत में धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी धर्म धारण करने का अर्थ है कि सद्गुणों को धारण करना ही धर्म है। धर्म वह है, जैसे आप किसी देश के नागरिक हैं तो आप वहां पर आपके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। आप किसी व्यक्ति के पुत्र हैं तो पुत्र धर्म को निभा रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। इसी तरीके से आप किसी के पति हैं तो पति धर्म निभा रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं और आप सद्गुणों को धारण कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। वास्तव में धार्मिक होने का सीधा अर्थ यही है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करें। और धर्म के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष का मतलब होता है सद्गुणों को धारण करना, कर्तव्य पथ पर चलना। ठीक इसी प्रकार से बाह्य पक्ष का सीधा अर्थ होता है पूजा पाठ करना, गंगा स्नान करना, नमाज पढ़ना और विभिन्न धार्मिक जो शैलियां हैं उनका आचरण करना। तो हमारा देश जो है वो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अर्थात हमारा देश जो है, हमारे देश में धर्म जो है एक वैयक्तिक मुद्दा है, यह जो है सार्वजनिक मुद्दा नहीं। यदि सार्वजनिक रूप से कोई भी धर्म का आचरण करता है और लोक व्यवस्था को नुकसान होता है तो सरकारें उस पर अंकुश लगा सकती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक इस प्रकार से अगला जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ है लोगों के द्वारा और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था। यदि किसी भी देश के लोग अपनी ही द्वारा बनाई गई व्यवस्था में रह रहे हैं तो वह देश लोकतंत्र होगा। जैसा कि आप लोगों को एक स्टेटमेंट याद होगा अब्राहम लिंकन जी का, तो उन्होंने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। अर्थात लोकतंत्र में जनता ही शासक है और जनता ही शासित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोग अपनी द्वारा बनाई गई व्यवस्था में चलते हैं, किसी के अधीन कार्य नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से है अगला शब्द गणराज्य। तो गणराज्य का अर्थ यह होता है कि वह देश गणराज्य कहलाएगा जहां पर उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे कि भारत, अमेरिका, ये सब गणराज्य हैं, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है अथवा राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका चुनाव वहाँ की जनता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विधि से करती है। परंतु आप लोगों ने देखा होगा ब्रिटेन और थाईलैंड जैसे देशों में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कभी नहीं बदलते हैं, और यदि बदलते भी हैं तो वहाँ पर एक राजशाही परिवार का सदस्य ही पुनः जो है वहां का राष्ट्राध्यक्ष बनता है, यानी राजा का बेटा ही राजा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणराज्य का सीधा अर्थ होता है कि जहां जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति के पद जो है वंशानुगत न हो
और वहां पर वो जनता के द्वारा चुने जाएं, उसे हम गणराज्य कहते हैं। जैसे अभी कहा जाए, एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि क्या भारत एक गणराज्य है? जी हाँ, भारत एक गणराज्य है, परंतु क्या उत्तर प्रदेश एक गणराज्य है? बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश गणराज्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुखिया है, राज्यपाल, वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश गणराज्य नहीं है, परंतु भारत देश गणराज्य है। इसके बाद जो अगली बात जो लिखी गई है कि उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि समस्त नागरिकों को क्या क्या चीजें प्राप्त की जाएंगी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है यहाँ पर। सामाजिक न्याय का सीधा अर्थ है कि भारत देश में जो भारतीय जो समाज है, वो विभिन्न बुराइयां समाज में व्याप्त हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर ढेर सारे भेदभाव किए जाते हैं। तो सरकारें ऐसी व्यवस्था करेंगी जिससे जाति, धर्म और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव का उन्मूलन किया जा सके और उसे समाप्त किया जा सके। ठीक इसी प्रकार से है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का सीधा अर्थ यह होता है कि आज देखिए, भारतीय समाज में कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने का यह अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन के न्यूनतम साधन मुहैया कराए जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, और सरकारें इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे आवास व्यवस्था, फ्री में राशन सुविधा। इस तरीके से यह आर्थिक न्याय का एक उदाहरण है। इसी प्रकार है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि भारत देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग अथवा किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड का हो, वह मैटर नहीं रखता है, वह ऊंचे से ऊंचे और बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। अगला है, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हमारे जो भी विचार होंगे, हम उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देखते हैं कि इसी स्वतंत्रता का फायदा लोग उठाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की जो है निंदा करते हैं, किसी सरकार की निंदा करते हैं, किसी संस्थान की निंदा करते हैं, परंतु सकारात्मक तरीके से निंदा करना चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह है कि हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला है विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नास्तिक है, वह किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो नास्तिकता ही उसकी धर्म मानी जाएगी, यानी उसे पूरी तरीके से विश्वास की स्वतंत्रता है, और जिस पर विश्वास करे उसका वो आचरण कर सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पत्थर पूजना चाहे तो वह पत्थर भी पूज सकता है, कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति की पूजा करना चाहे तो उस व्यक्ति की भी पूजा कर सकता है, कोई प्रकृति की पूजा करना चाहे तो वह प्रकृति की भी पूजा कर सकता है। तो इस प्रकार ये विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक इसी प्रकार से आगे है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का सदस्य है और किसी भी धर्म को वो मानता है, तो अबाध रूप से वह उस धर्म के प्रति आचरण कर सकता है और उसे धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से प्राप्त है। आगे आप देख रहे हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि हमारे देश में जो व्यक्ति की गरिमा है, उस गरिमा की सबसे बड़ी जो विशेषता है व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी सभी व्यक्तियों का समान रूप से आदर किया जाएगा और सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा कि वह ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करे और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए। इसके लिए सरकारें जो हैं प्रतिबद्ध रहेंगी। यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं समता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको यहाँ जान लेना चाहिए कि समता के स्थान पर समानता शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। एक्चुअली समता और समानता में भी अंतर होता है। समानता का अर्थ होता है कि सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, परंतु यह जो है व्यवहारिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ लोग बड़े अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, और कुछ को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और कुछ दमित और दलित लोग भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा भेदभाव, कुछ एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, उनको प्रिविलेज दिया जाए, कुछ विशेष अधिकार दिया जाए, ताकि समतलीकरण हो सके। जैसे आरक्षण दे करके या उन्हें कुछ विशेष और लाभ दे करके उन्हें जो है समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाए, इसलिए उनके साथ समता का व्यवहार किया जाए। समता का मतलब आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे कि लंच पैकेट जब सभी को बढ़ता है तो वहां पर एक विशेष मात्रा में, यानी कि पूरी सब्जी जो भी मिलती है
वो एक निश्चित गिनती में होती है कि मान लीजिए 5-5 देना है तो सबको 5-5 ही मिलेगा। परंतु यदि स्टॉल पे व्यक्ति खाना खाने जाते हैं तो अपने भरपेट खाना खाते हैं, नहीं जिसकी जितनी आवश्यकता उतना ज़्यादा वो उपभोग कर सके, ये समता है। और निश्चित मात्रा में यदि उसे लंच पैकेट के माध्यम से वस्तुओं का उपभोग करे तो यह एक समानता का अधिकार है। तो आगे है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का सीधा अर्थ यह है कि व्यक्ति जो है साधन नहीं, व्यक्ति जो है साधन नहीं है अपितु व्यक्ति साध्य है। साध्य होने का मतलब यह है कि व्यक्ति प्रयोग होने के लिए नहीं अपितु प्रयोग करने के लिए बना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में मानव गरिमा के खिलाफ यदि कोई भी कार्य होता है, जैसे वेश्यावृत्ति हो गई, जबरन उससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, तो व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। तो सरकारें जो हैं व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध होंगी। फिर आगे है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि ऐसा कार्य हम लोग यानी हम भारत के लोग ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे और देश में बंधुता भी बनी रहे। बंधुता का मतलब भाईचारा बना रहे, क्योंकि जब भाईचारा बना रहेगा तो देश की एकता और अखंडता तभी सुनिश्चित की जा सकती है। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ध्यान दीजिएगा हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो उसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करने का सीधा अर्थ यह है, अंगीकृत करने का मतलब होता है कि हम बनाते हैं, क्षमा करिएगा, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी इस संविधान को हम स्वीकार करते हैं। इस संविधान को अधिनियमित का मतलब है इस संविधान को हम बनाते हैं, हम खुद ही बनाते हैं। और इस संविधान को हम आत्मर्पित करते हैं, यानी अपने आप को समर्पित करते हैं। और अपने देश के लिए हमेशा हम अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और अपने देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए हम इस अपने संविधान को आज इस पर हम सेक्रीफाइस हो जाएंगे, अपनी आहुति दे देंगे। इसलिए हम अपने संविधान को आज हम आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि किसी बेरुबाड़ी में कहा गया कि भारतीय संविधान जो है प्रस्तावना का भाग नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना निर्णय बदला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1993 में वाद आया, तो ये कहा गया कि ये संविधान प्रस्तावना का भाग है। तो इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान जो है यह भी प्रस्तावना भी जो है संविधान का एक भाग है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का माकूल जवाब देंगे। धन्यवाद।